गुड मॉर्निंग। तो आप लोग आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र, जो कि फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए। और मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो पहली बार बना रहा हूँ, ठीक ना? नहीं तो आप लोग पहले का वीडियो देखे होंगे कि जो हम बोर्ड पर पढ़ाते हैं। आज सोचे कि हम थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर ट्राई करें, ठीक ना? आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो, ठीक। इसमें यही दिक्कत है कि मेरा फेस नहीं दिखेगा, बट आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक ना? तो हम चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है जो है मानव नेत्र। मानव नेत्र है बच्चा, आज हम इसको डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। और वन शॉट लिखा है यहाँ पे बेटा, वन शॉट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसको हम आज समाप्त कर देंगे। एक ही वीडियो में इसको क्या कर दीजिएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक ना? तो आप लोग शुरू से अंत तक ले देखते रहिए। मेरा नाम जान जाइए कि यहाँ पर मेरा नाम है सूर्या, और यहाँ पर लिखा है एक क्लास में सभी चैप्टर को, मतलब कि ये पूरा वीडियो में ख़त्म कर देना है, ठीक ना? तो आप लोग चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना बच्चों? ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पे ये सबसे पहले देखिए, एक नेत्र है जो से हम लोग बोलते हैं आँख। अपने भाषा में आँख बोलते हैं या आई बोलते हैं इंग्लिश में। ये मानव नेत्र का स्ट्रक्चर है बाबू, ये चित्र। तो देखिए सबसे पहले जो चित्र ये बना है, तो आप लोग को इस चित्र को बनाना पड़ेगा। बिहार बोर्ड में इस चित्र को पूछता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, यानी कि चित्र बना कर इसके बारे में लिखें, ठीक। तो ये चित्र को आप लोग याद रखिए, और चित्र में किसका क्या नाम है आज इसी को हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में सभी को बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो आप लोगों को बिल्कुल लौटाना नहीं है और शुरू से लास्ट तक देखना है। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 और यहाँ पर लिखा है 2, ठीक ना? तो देखिए सबसे पहले हम इसको जो साइड साइड से लिखा है यहाँ पर ये है, ठीक ना? ये है नेत्र गोलक, ठीक। पूरा को हम बोलते हैं आँख, सभी को बोलते हैं हम आँख, ठीक बेटा? सभी को बोलते हैं आँख। जो साइड साइड से ये है इसे हम बोलते हैं रेटिना, इसे बोलते हैं बेटा रेटिना या दृष्टिपटल, ठीक। और इसको हम बोलते हैं, इसको हम रिजर्व करते जाते हैं, ठीक ना? आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसको हम बोलते हैं बेटा लेंस। ये क्या है? लेंस है। और हमारे मनुष्य के आँख में उत्तल लेंस पाए जाते हैं। कौन लेंस? उत्तल लेंस। ये क्या है बेटा? लेंस है। कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है, ठीक। और देखिए जो पीछे वाला भाग है इसे तो हम क्या बोलते हैं, आप लोग जान गए। इसको हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं इसे? रेटिना। और इसको क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। और जो बाहरी जो हरा रंग का है, ये हरा रंग का है, उसे हम बोलते हैं कॉर्निया, ठीक ना? या स्वच्छ मंडल यहाँ पर लिखा है, ठीक ना? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा पहली बार चला रहे हैं, इसको थोड़ा चलाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक ना? तो आप लोग इसका मैनेज कीजिए। ये लिखा है यहाँ पे स्वच्छ मंडल, यानी कि इसे हम कहते हैं कॉर्निया कह सकते हैं, ठीक ना बेटा? ये कॉर्निया हो गया, ये लेंस हो गया, ठीक। ये क्या हो गया? कॉर्निया। और यहाँ पे बिंदु होता है जिसे हम बोलते हैं पुतली। और उसी पुतली से, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए तो बेटा, यहाँ पे लेंस और यहाँ पे है कॉर्निया, और बीच में जो जगह बच रहा है इसे कहते हैं पुतली। और इसी से प्रकाश, इसी से बाबू क्या होता है? प्रकाश हमारे आँख में प्रवेश होता है। इसी से क्या होता है? हमारे आँख में प्रवेश होता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि लेंस हो गया, ये रेटिना हो गया, ये कॉर्निया हो गया, ये पुतली हो गया। जिस पुतली के द्वारा हमारा प्रकाश क्या होता है? आँखों तक पहुँचता है, ठीक ना? तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि सूर्य का प्रकाश किस मार्ग से आँखों तक पहुँचता है? तो पुतली के मार्ग से। किस मार्ग से? तो पुतली के मार्ग से, ठीक ना? अब देखिए यहाँ पे है लेंस, यहाँ पे रेटिना। तो इस दोनों के बीच में जो एक द्रव भरा होता है, ये क्या है बेटा? ये सब द्रव है। इस द्रव का नाम क्या है? तो कचाव द्रव। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है बेटा? कचाव द्रव। इसे हम कहते हैं कचाव द्रव। जो बीच में भरा होता है इसे बोलते हैं क्या? कचाव द्रव बोलते हैं, ठीक ना?
ओके। अब देखिए यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, तो ये है कॉर्निया, ये है नेत्र लेंस। इसके बीच में जो द्रव भरा होता है इसे कहते हैं नेत्रोध, बोलते हैं बेटा हम लोग नेत्रोध, नेत्ररोध, ठीक ना। नेत्रोध बोलते हैं, चाहे जलीय द्रव बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद है लेंस को कौन पकड़ कर रखता है, यानी कि लेंस को कौन पकड़ा होता है। यहाँ देखिए इस लेंस को पकड़ा है और यहाँ से लेंस से पकड़ा है, बीच में क्या है, लेंस है, ठीक ना। तो दोनों साइड से कौन पकड़ा है बेटा, तो ये मांसपेशिया, इसमें पश्चिमावी लिखा है, ये नहीं होता है मांसपेशिया, आप लोग जान जाइए। मांसपेशिया क्या होता है, इसको दोनों तरफ से ताना होता है, यानी कि दोनों तरफ से क्या होता है, खींचा होता है, जिसके सहारे ये लेंस क्या है, बचा हुआ है। तो जो रेड लौक रहा है आपको यहाँ पे, जो रेड लौक रहा है ये, इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, मांसपेशिया। इसे क्या कहते हैं, मांसपेशिया। इसी के सारे क्या होता है कि लेंस पकड़ा होता है, ठीक ना। तो आप लोग इस बारे में समझ गए। यहाँ पर लिखा है बेटा, यहाँ पर लिखा है दृक तंत्रिका, यहाँ से होता है मांसिक, यहाँ से दिमाग तक, यहाँ से जो होता है नसें जुड़ी होती है, जो कि यहाँ पर रेटिना पर कोई भी वस्तु बनता है तो हमको पता चलता है कि हाँ कौन सा चित्र बन रहा है, ठीक ना। और हमारे आँखों के वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमारे इस रेटिना बनता है। प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, तो पुतली से करता है। हमारे आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक। और कॉर्निया और लेंस के बीच में कौन द्रव होता है, तो जलीय द्रव होता है। आप ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि लेंस और कॉर्निया के बीच में कौन सा द्रव भरा होता है, तो बोलना है जलीय द्रव, ठीक ना, जलीय द्रव होता है। और लेंस और रेटिना के बीच, रेटिना और लेंस के बीच के दो द्रव होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो कचाप द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं, ओके। ये क्या है बेटा, जो लाल लाल दिखा रहे थे, परितारिका है। क्या है, परितारिका बोल सकते हैं, मांसपेशिया बोल सकते हैं, जो कि लेंस को पकड़ा होता है, ठीक ना। आज लेंस किसका होता है, तो यहाँ लिखा है क्रिस्टलीय लेंस। लेंस कैसा होता है, क्रिस्टलीय लेंस। और उत्तल लेंस इसको कहते हैं। बाना किसका होता है, तो क्रिस्टलीय लेंस का। और होता है क्या, उत्तल लेंस। हमारे आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक। अब आते हैं इसके सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ठीक ना। आप लोग चित्र के बारे में बहुत अच्छे समझा दिए, ठीक। अब चलते हैं हम सब्जेक्टिव की ओर। समझ आते कुछ, कटल नहीं के बना तो वीडियो। कहाँ रहा, ध्यान दीजिए बाबू साहब, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव नेत्र किसे कहते हैं, मानव नेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए पहली बात कि मानव नेत्र हो या जो भी हो, आँख से अगर हमको देखना है तो सबसे पहले प्रकाश होना क्या है, जरूरी है। अगर प्रकाश की उपस्थिति ना हो तो हमको आँख रहते हुए भी वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक ना। इसीलिए प्रकाश का होना क्या है, अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है। और प्रकाश ही ना हो, अंधेरा में आपको खड़ा कर दिया जाएगा तो क्या आपसे दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक ना। इसीलिए लिखा है मानव नेत्र क्या है, तो आपको बोलना है मानव नेत्र, मानव नेत्र, ठीक ना। थोड़ा इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक ना। मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा, मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, साफ साफ देख पाते हैं, ठीक ना। तो आप लोग शुरू से एक बार बता दें मानव नेत्र किसे कहते हैं, तो बोलना है मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी हम वस्तु को साफ साफ देखते हैं, ओके। आए कि नहीं समझ बेटे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे श्वेत पटल किसे कहते हैं, श्वेत पटल किसे कहते हैं, ओके। तो नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल कहते हैं। यह एक मोटे चमड़े अपारदर्शी, यानी कि पारदर्शी नहीं होता है, इससे प्रकाश नहीं जाता है श्वेत पटल से,
ठीक ना। इससे प्रकाश क्या होता है, टकरा कर लौट जाता है। और प्रकाश प्रवेश करना होगा तो किससे करेगा, तो पुतली से करेगा, ठीक ना। तो बोलना है नेत्र गोलक एक सबसे बाहरी परत का श्वेत पटल कहते हैं, ठीक ना। यह एक मोटे चमड़े अपारदर्शी होते हैं। यह नेत्र के भीतरी भाग को सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि अगर आँख में अगर यह श्वेत पटल ना होता, अगर आँख में कुछ चुभता है तो आपका आँख का क्षति हो सकता है। इसीलिए श्वेत पटल होता है, उससे क्या होता है कि आपका आँख का सुरक्षा प्रदान होता है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक ना। लिखा है नेत्र गोलक किसे कहते हैं, नेत्र गोलक किसे कहते हैं। तो नेत्र गोलक मानव नेत्र लगभग क्या होते हैं बाबू, मानव नेत्र लगभग गोलीय होते हैं। क्या होते हैं, गोलीय होते हैं। मानव नेत्र लगभग गोलीय होते हैं। इसलिए नेत्र को क्या कहते हैं, इसीलिए नेत्र को नेत्र गोलक कहते हैं। इसका व्यास लगभग कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर होता है। पूछता है बिहार बोर्ड में आपसे कि नेत्र का व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर व्यास होता है। और नेत्र गोलक होता है लगभग, मानव नेत्र क्या होता है, गोलीय होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि नेत्र गोलक कहा जाता है। मानव नेत्र लगभग गोलीय होते हैं, इसीलिए नेत्र को नेत्र गोलक कहते हैं। यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा हो गया, ठीक ना। इसे इस नेत्र को नेत्र गोलक कहते हैं। इसका व्यास लगभग कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। ओके, आगे बढ़िए। लिखा है बेटा कॉर्निया किसे कहते हैं, ठीक ना। आगे बता रहे थे आपको कॉर्निया किसे कहते हैं। तो मानव नेत्र का अगला भाग, क्या बोलना है बाबू, मानव नेत्र का अगला भाग उभरा हुआ होता है। जो यहाँ पर लेंस था इस तरह, तो यहाँ पर जो उभरा था ना इस तरह, इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। इसका कॉर्निया बोलते हैं। इसी से क्या होता है, प्रकाश टकरा का निकल जाता है श्वेत पटल से, ठीक ना। यही है कॉर्निया, ठीक ना। तो बोलना है कि मानव नेत्र का अगला भाग उभरा हुआ होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ओके, यह पारदर्शी होता है एवं नेत्रदान में कॉर्निया दान करते हैं। कहने का मतलब ये है बाबू कि कॉर्निया का है, तो मानव नेत्र का अगला भाग उभरा हुआ होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। यह क्या होता है, पारदर्शी होता है। अपारदर्शी नहीं, बल्कि क्या होता है बाबू, पारदर्शी होता है। यह नेत्रदान में बाबू, जब ना आँख जो होता है ना दान किया जाता है, उसमें क्या दान होता है, तो कॉर्निया दान किया जाता है। नेत्रदान में क्या दान होता है, तो कॉर्निया दान होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ आ रहा है कि नहीं बाबू, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक ना। आप लोग बताते रहिए, पहली बार मेरे रहा है, ठीक ना, इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत होता है, ठीक ना। लिखा है 5 नंबर क्वेश्चन बाबू कि आइरिस या परितारिका किसे कहते हैं। आइरिस बोलिए या परितारिका है था जो लेंस के पकड़ा हुआ था, ठीक ना। तो आपको देखना है कि आइरिस या परितारिका किसे कहते हैं। तो यह एक फैलने और सिकुड़ने वाली मंसल संरचना है। क्या है, तो फैलने और सिकुड़ने वाली मांसल संरचना है जो प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित का मतलब होता है कि उसका कंट्रोल समझिए आप, ठीक ना। क्या करती है, नियंत्रित करती है। इसे आइरिस या हम आँखों का, इसे आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आइरिस कहते हैं, ठीक ना। इसे आइरिस कहते हैं। हमारे आँखों का रंग प्रदान करता है। आइरिस हमारे आँखों का क्या करता है, रंग प्रदान करता है। आप समझिए, पहले सबसे बड़ी बात है कि परितारिका या आइरिस क्या है। तो आप लोग जो देखे होंगे, अगर आप अंधेरे में हैं और बाहर क्या है, उजाला है, मतलब प्रकाश है, और आप अंधेरे में हैं, जब अंधेरे से आप प्रकाश में जाते हैं तो आपकी आँख जो है, आँख क्या होती है, छोटी होने लगती है। क्या होती है बाबू, छोटी होती है, यानी कि सिकुड़ने लगती है। तो आपका आँख छोटा हो जाता है। और जब भी अगर आप घामा से या धूप से जब अंधेरा में आते हैं तो आपका आँख का जो साइज है क्या होता है, बड़ हो जाता है। यानी कि अंधेरा में जब आते हैं तो आपको देखने के लिए आँख को क्या करना पड़ता है, फैलाना पड़ता है। और जब घामा में जाते हैं तो आँख को सिकुड़ना पड़ता है। यही कार्य कौन सा करता है, तो आइरिस या परितारिका करता है। आप यानी कि आइरिस जो नाम है यही परितारिका का नाम है, ठीक ना। हो गया। अब लिखा है आइरिस के 3 रंग होते हैं। आइरिस के कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं, ठीक।
ध्यान दीजिए, आइरिस के 3 रंग होते हैं, काला, नीला, भूरा। काला, नीला, भूरा, ठीक ना, काला, नीला, भूरा। अब आइए, किसी किसी व्यक्ति में देखोगे आप लोग कि किसी के आँख जो होता है इस तरह आँख हो गया, मान लीजिए यहाँ पर आँख हो गया, आँख में जो यहाँ पर काला होता है उसको छोड़कर यहाँ पे हाँ जो इस तस्वीर पटल हो गया, जो काला है एकदम करिया रहता है ना, वो किसी किसी का काला नहीं होता है, कभी कभी किसी का भूरा होता है या नीला होता है। ये क्या होता है बेटा, ये पूरा काला हो जाता है। ये क्या होता है, काला होता है, तो किसी किसी का भूरा होता है, तो किसी किसी का नीला होता है, साइड साइड से क्या होता है पूरा वाइट होता है। आए कि नहीं समझ। तो यही आइरिस के द्वारा ही हमारा आँख पर निर्भर करता है कि आइरिस ही हमारे आँख का प्रदान करता है, ठीक ना, रंगों का। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चा। ध्यान 6 लिखा है, पुतली किसे कहते हैं, चाहे पुतली से आप क्या समझते हैं। सिंपल सी बात है, पुतली क्या है, तो पुतली से आप क्या समझते हैं, तो आइरिस के बीचों बीच, आइरिस के बीचों बीच जो इस तरह आइरिस था ना, लेंस को जो पकड़ा था इस तरह, बीच में इस तरह लेंस हो गया, नीचे से पकड़ा इस तरह हो गया, तो इससे हम कहते हैं आइरिस, सॉरी इसे पड़ता है मांसपेशियाँ कहते हैं, ठीक ना। अब बीच में जो है क्या है, ये लेंस है, क्या है बाबू, लेंस है। और लेंस के आगे इस तरह एक बना था जो कर्निया था, और कर्निया के बीच में यहाँ पे काला रंग का एक क्या था, काला रंग का पुतली था, यहाँ पे काला रंग के यहाँ पे क्या था, पुतली था। आ रहा है कि नहीं समझ में, धीरे धीरे आज पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ है बेहतरीन से। ठीक, यहाँ क्या हो गया, पुतली हो गया। यही पुतली है जो आप बाहर जाती है, अंधेरे से प्रकाश में जाती है तो सिकुड़ जाती है, और प्रकाश से जब घर में अंधेरा में आती है तो क्या होती है, फैलने लगती है। क्या होती है बाबू, फैलने लगती है। इसीलिए क्या होता है, फैलता सिकुड़ता है, ठीक ना। तो आपको डिफिनीशन देना है कि आइरिस के बीचों बीच आइरिस के बीचों बीच एक काले रंग का, किस रंग का, काले रंग का छिद्र होता है। जो हमारा आँख होता है ना, आँख इस तरह हो गया, आँख में काला होता है, इसके बीच में एक होता है इस तरह छिद्र, जिससे क्या होता है, प्रकाश आता है और जाता है। ओके, तो यही बोला है, आइरिस के बीचों बीच एक काले रंग का छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली को आइरिस नियंत्रित करता है। पुतली कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस नियंत्रित करता है। तेज प्रकाश में, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है आपको लिखा हुआ, देखिए तेज प्रकाश में, किस प्रकाश में बाबू, तेज प्रकाश में सिकुड़ता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा होता है और कम, यहाँ पर काम लिखा गया, सॉरी बाबू, यहाँ पर काम नहीं होगा, कम होगा, यानी कि और कम प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। यानी कम प्रकाश होगा तो फैल जाएगा, और ज़्यादा प्रकाश होगा तो सिकुड़ जाएगा, कम प्रकाश होगा तो फैल जाएगा। ये मतलब कौन फैलता सिकुड़ता है, तो पुतली। अब कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस करता है। फैलाने सिकुड़ाने वाले कौन सा कार्य कर रहा है, तो आइरिस कर रहा है। ओके, अब आइए, मानव नेत्र किसे कहते हैं। ठीक, मानव नेत्र किसे कहते हैं, तो पुतली के पीछे, पुतली के पीछे पारदर्शी उत्तल लेंस जो प्रकाश को केंद्रित करता है। यानी कि आँख में कौन लेंस होता है, उत्तल लेंस, और किसके पीछे होता है, तो पुतली के पीछे होता है। बाबू किसके पीछे होता है, तो पुतली के पीछे होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, जो प्रकाश को क्या करता है, यहाँ पे एक लेंस हो गया, यहाँ प्रकाश जो जाएगा तो यहाँ क्या करेगा, केंद्रित एक जगह पर करेगा, यहाँ करेगा कि नहीं करेगा, यही क्या है, उत्तल लेंस है। ओके, तो पुतली के पीछे होता है, कहाँ होता है बेटा, पुतली के पीछे। तो पुतली के पीछे पारदर्शी उत्तल लेंस जो प्रकाश को केंद्रित करता है, केंद्रित मतलब इकट्ठा करता है, उसे नेत्र लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। आपको बता दिए पहले ही, ठीक ना, उत्तल लेंस पाया जाता है। यह सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा लटकी होती है। ओके, अभी आपको हम समझाएं कि यहाँ पे जो लेंस होता है इस तरह बाबू, तो यहाँ पे एक जकड़ा होता है, इस तरह पकड़ा होता है, ठीक ना। जो पकड़ा होता है कहाँ होता है, सिलियरी मांसपेशिया पकड़ा होता है, ठीक ना। और बीच में होता है तो क्या होता है, यही जो होता है क्या है, लेंस है, ठीक ना, यही है, ठीक ना, लेंस। आइए आगे बढ़िए।
रेटिना या दृष्टि पटल क्या है? रेटिना या दृष्टि पटल किसे कहते हैं या क्या है? तो आप जान जाइए, अभी हम बताए थे कि माननेत्र का जो पिछला वाला भाग होता है इस तरह, इसी प्रकार का होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि हमारे आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है, ठीक ना। तो डिफिनीशन इस तरह देना है, नेत्र गोलक के सबसे भीतरी परत, नेत्र गोलक के सबसे भीतरी परत को दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। यानी कि नेत्र गोलक के सबसे भीतरी परत को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही सभी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर क्या बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है और साइज में छोटा होता है और सीधा नहीं बल्कि क्या होता है? उल्टा होता है। यानी कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि रेटिना पे प्रतिबिंब का वस्तु कैसा बनता है? अरे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। छोटा बनता है कि बड़ा बनता है? तो छोटा बनता है। काल्पनिक बनता है कि वास्तविक बनता है? तो वास्तविक बनता है। ओके। और ये जो उल्टा बन रहा है यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब, तो हमको सीधा किस तरह दिखाता है? तो यहाँ पे जो आँख था इस तरह यहाँ से निकला था ना, तो इससे द्वारा नस निकला होता है। जो अभी आप लोग बताए थे उस टाइम, जो नसें है दिमागों से जुड़ी होती है। यही दिमाग है जो आँख से जो आती है प्रतिबिंब कहाँ तक? दिमाग तक। जो दिमाग है कन्वर्ट करके सीधा करके दिखाता है, ठीक ना। चलिए, तो आप लोग समझ गए, नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही सभी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और छोटा और उल्टा होता है, ठीक ना। अब है बेटा कचाव द्रव किसे कहते हैं? कचाव द्रव किसे कहते हैं? तो अभी बताएं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के जो द्रव बचा है उसे क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच गाढ़ा पारदर्शी होता है। कैसा होता है? गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे कचाव द्रव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? कचाव द्रव कहते हैं। यह द्रव प्रकाश का अपवर्तन में नेत्र लेंस का सहायता करता है। यानी प्रकाश का अपवर्तन जब होता है लेंस से, तो क्या कहते हैं कि ये सहायता भी करता है, ठीक ना, कचाव द्रव, ठीक ना। और कचाव द्रव जब नहीं होगा तो आँख सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के चलते दिखाई देना कम पड़ जाता है, ठीक है बेटा। अब आइए, लिखा है दृष्टि स्पष्ट दृष्टि, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? स्पष्ट की न्यूनतम दूरी, यानी कहने का मतलब ये है स्पष्ट का दर्शन न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? तो आपको डिफिनीशन ये देना है कि जहाँ तक वस्तु स्पष्ट दिखाई दे उसी को हम स्पष्ट दर्शन दृष्टि कहते हैं, ठीक ना। तो जिस न्यूनतम, डिफिनीशन देना है, जिस न्यूनतम दूरी तक हम वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, यानी कि कहाँ जहाँ तक आपका आँख स्पष्ट दिखाई दे उसी दूरी को, ठीक ना। तो जिस न्यूनतम दूरी तक हम वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं उसे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे डी से सूचित करते हैं। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि स्पष्ट दर्शन दृष्टि न्यूनतम की दूरी कैसे सूचित किया जाते हैं? तो डी से सूचित किया जाता है। ओके। सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में काफ़ी बार पूछा है, ठीक ना, कि स्पष्ट दूरी कितनी होती है सामान्य नेत्र के लिए? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितना बाबू? 25 सेंटीमीटर। और स्वस्थ आँख के स्पष्ट दूरी कितनी होती है? तो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। स्वस्थ आँख के लिए अनंत, और स्पष्ट जब स्पष्ट लगा दिया जाएगा तो 25 सेंटीमीटर। याद रखना, 25 सेंटीमीटर बोलना है, मीटर किलोमीटर नहीं बोलना है, ठीक ना। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। यहाँ पे देख ले बच्चा, यहाँ पे हमारा नंबर है, ठीक। अगर आपको जो पीडीएफ लेना होगा तो इस नंबर पे, यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर हमारे पास कॉल कर लीजिएगा और हम आपको भेज सकते हैं। यहाँ पे मेरा एड्रेस है कोचिंग का, ठीक ना। अगर मैं चाहते हैं मेरे साथ मेरा क्लास ऑफलाइन करने के लिए तो हमारे इस एड्रेस पर आ सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ से कॉल करके संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, ठीक ना। और आप हमसे पीडीएफ प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके। लिखा है बाबू कि नेत्र की समझन क्षमता किसे कहते हैं? नेत्र की
समझन क्षमता किसे कहते हैं? समंजन क्षमता किसे कहते हैं? क्षमता का मतलब समझ जाइए, करने के जो कार्य होता है उसी को क्षमता कहते हैं। जैसे कि दिया नेत्र लेंस की समझन क्षमता, मतलब नेत्र की क्षमता। तो अगर हम दूर का वस्तु होता है तो उसको भी हम स्पष्ट दिखाई देते हैं, और नज़दीक का वस्तु है उसका भी प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि दूर का और नज़दीक का जो स्पष्ट दिखाई देने में कार्य कर रहा है, इसे क्या कहते हैं? समझन क्षमता कहते हैं। ओके, यानी कि डिफिनीशन देना होगा तो आपको दीजिएगा, नेत्र लेंस की समझन क्षमता किसे कहते हैं? तो बोलना है मानव नेत्र की अपनी लेंस की फोकस दूरी, अपनी लेंस की फोकस दूरी बढ़ाकर या घटाकर, यानी कि नज़दीक दिखना होगा तो बढ़ाकर, दूर देखना होगा तो घटाकर, तथा नज़दीक के वस्तु को तथा नज़दीक के वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, तथा नज़दीक के वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, या नज़दीक का हो या दूर का हो, मतलब दोनों ठाई का अगर देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस की क्षमता। इसी क्षमता को क्या कहते हैं? समझने क्षमता कहते हैं नेत्र लेंस की। एक बार और डिफिनीशन दे देते हैं बाबू। मानव नेत्र अपनी लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर दूर तथा नज़दीक वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। नेत्र की इस क्षमता को क्या कहते हैं? नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं। नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं। ओके, आगे आइए। दृष्टि दोष बाबू, ये बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछता है। ये दृष्टि दोष क्या है? सुनो बच्चा, तो ध्यान दो, लिखा है दृष्टि दोष क्या है। तो दृष्टि दोष का मतलब होता है कि दृष्टि माने आँख हुआ, और दोष माने क्या हुआ? कारण। माने दृष्टि में कुछ ऐसा कारण हो जाए जो कोई वस्तु दिखाई ना दे, ठीक ना। तो लिखा है यहाँ पे कि नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु तथा दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसी दोष को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि ना आपको दूर का वस्तु दिखाई देगा ना नज़दीक का वस्तु दिखाई देगा, इसी दोष को क्या कहते हैं? तो दृष्टि दोष कहते हैं। नोट में लिखा है यहाँ पे कि दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जार दृष्टि दोष। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जार दृष्टि दोष। तो आपके क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, किसके कारण होता है, इसका निवारण क्या है, तो 2 नंबर पूछ देगा। और कभी कभी 5 नंबर देता है कि दृष्टि दोष क्या है लिखें, और ना दृष्टि दोष क्या है और इसके कितनी प्रकार होते हैं। यानी कि दृष्टि दोष को भी लिखना पड़ेगा और इसका प्रकार को भी लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, करना क्या है इसको कि लिखा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक ना। देखिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है बाबू कि निकट का वस्तु दिखाई देगा और दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर का वस्तु दिखाई देता है, नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देता है। इस ऑब्जेक्टिव जब पूछता है तो बच्चा सब बहुत कंफ्यूज हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग का ट्रिक्स याद रखना है, जब निकट कहेगा निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट मतलब नज़दीक दिखाई देगा, जो पूछेगा वहीं दिखाई देगा। कहेगा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में कहाँ का वस्तु दिखाई नहीं देता है, यानी कि दूर की दिखाई देगा और नज़दीक दिखाई नहीं देगा। जो क्वेश्चन पूछेगा वहीं की दिखाई देगा, समझ जाइए। ओके, पूछ देगा निकट दृष्टि दोष में कहाँ का वस्तु दिखाई देता है, तो निकट लिखा है ना, तो समझिए कि निकट का वस्तु दिखाई देगा और दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। आए समझ के नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलना है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो डिफिनीशन देना है कि नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो ऐसा दोष जिसमें निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई दे तथा दूर का वस्तु दिखाई स्पष्ट ना दे, उसे हम क्या कहते हैं, तो दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक ना बेटा। और दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, तो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, निकट दृष्टि दोष का होने का कारण पूछता है और निवारण पूछता है,
2 नंबर कोई भी पूछ देगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण और कारण क्या है, लिखिए। तो पहला है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए, यानी कि फोकस दूरी कम हो जाए। इसको बनना चाहिए था पहले यहाँ पे रेटिना पे, और रेटिना से पहले क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बन जा रहा है, यानी फोकस दूरी पहले ही क्या हो गया, बन गया है। इसकी फोकस दूरी क्या हो गया, कम हो गया। यही बोलना है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होना। दूसरा है नेत्र गोलक की लंबा हो जाना, यानी कि हल्का से यहाँ तक रहना चाहिए था इसको, अब बढ़ के क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा साइज बढ़ गया है, जिसके कारण क्या है, फोकस बनना चाहिए प्रतिबिंब रेटिना पे, तो रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, ठीक ना। और तीसरा बोलना है इसका दोष कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनना, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कब क्या हो रहा है कि रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, जिसके कारण ये सभी होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक ना। और जो दोष तो हो गया, इसका निवारण क्या है, ठीक ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे निकट दृष्टि का दोष का निवारण क्या है। तो उत्तल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करना। किस लेंस वाले, उत्तल लेंस वाले, यानी कि यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस है, उत्तल सॉरी बहुत मिस्टेक हो गया, अवतल है बेटा, क्या है, अवतल लेंस का उपयोग करना। निकट में किस लेंस का उपयोग होता है, अवतल। निकट में क्या होगा, तो अवतल होगा, याद रखना है, ठीक ना। यहाँ पर कलर आप लोग के लिए हम चेंज कर ले थोड़ा, ठीक ना। देखिए निकट दृष्टि दोष है ठीक हो, समझ आता हो, कुछ समझ लो। देखिए निकट दृष्टि दोष है ना बेटा, इसका निवारण क्या है, तो अवतल लेंस का उपयोग करना। किस लेंस का, अवतल लेंस का, यानी कि चश्मे में किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक ना। अगर जब अवतल लेंस का उपयोग करेंगे तो यहाँ से प्रकाश आएगा, जो यहाँ पर गिर रहा था प्रकाश, अब उसको कहाँ भेज देगा, रेटिना पर भेज देगा। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर से टकरा कर यहाँ पर एक ठहीं भेज देगा प्रकाश, यानी कि रेटिना पाकर प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका उपाय निवारण के लिए कौन सा उपयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ओके, आया कि नहीं समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और है बेटा दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। ओके, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर का वस्तु दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसी दोष को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। याद यही करना है, जो क्वेश्चन पूछेगा वही का दिखाई देगा, यानी कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यानी कि दूर का दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यानी कि निकट वस्तु दिखाई देगा, ठीक ना। इसी तरह टेक्निक से याद रखना है, ठीक ना। लिखा है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, डिफिनीशन देना है आप लोगों को, परिभाषा कि नेत्र लेंस का वह दोष, नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तथा नज़दीक का, कहाँ का, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है नज़दीक का, और दूर के स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक ना, देती है। इसी दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं, यानी कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, इसी दोष को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ओके, इसका होने का कारण क्या है बेटा, ठीक ना। तो होने का कारण देखिए यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे कि लिखा है कि दृष्टि दोष होने के कारण तो नेत्र का गोलक का छोटा होना, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। यहाँ पर रेटिना है, ये क्या है, नेत्र लेंस है, इसका दूरी जो है क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। पहले रहना चाहिए था इस तरह, अब घट के आगे है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर रेटिना है, यहाँ पर नेत्र लेंस है, तो रेटिना यहाँ पर रहना चाहिए आगे, कहाँ पे, यहाँ पे। आया कि नहीं समझ। तो क्या हो रहा है कि रेटिना से पहले, रेटिना के बाद बन रहा है प्रतिबिंब, छोटा हो जा रहा है, नेत्र लेंस क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, यानी कि बोलना है कि नेत्र गोलक का छोटा होना, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, ठीक ना। पहला ये था। दूसरा है कि नेत्र गोलक पतला हो जाना, नेत्र गोलक पतला यानी चिपटा हो जाना हल्का सा, ठीक ना। नेत्र गोलक पतला हो जाना, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाना, घट जाना, फोकस दूरी घट जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना से बाहर बन रहा है। ओके, निकट दृष्टि दोष का निवारण है बाबू,
उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करना, यानी कि लेंस में कौन सा लेंस लगाए, चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे, तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक ना। किस लेंस का, उत्तल लेंस का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तल लेंस का उपयोग किया गया है, तब जाकर रेटिना पर बन रहा है, नहीं तो पहले कहाँ बनता था, यहाँ पर प्रतिबिंब आ जा रहा था रेटिना से बाहर, अब कहाँ आ गया, रेटिना पर। तो उत्तल लेंस है तो यहाँ पर जाकर प्रकाश यहाँ पर खुद भेज दिया, यहाँ पर जाके यहाँ भेज दिया। ऐसा समझ आ गया। ये लिखा है जारा दृष्टि दोष क्या है। जारा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो जारा दृष्टि दोष में ये हुए, जैसे कि अभी हम पढ़े निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट का वस्तु दिखाई देता था और दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता था। और दूर दृष्टि दोष में पढ़े कि दूर का वस्तु दिखाई देता था, नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देता था। इसी तरह यह भी है जारा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, ना तो नज़दीक का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, नहीं दूरी का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक ना। इसमें दोनों दोष होता है, ठीक ना। तो यही बोलना है जारा दृष्टि दोष किसे क्या है, चाहे किसे कहते हैं। तो जब अधिक उम्र वाले व्यक्ति को दूर तथा नज़दीक का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, उससे दोष को जारा दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसा समझ के नहीं बाबू, मतलब कि वृद्धि, मतलब कि बूढ़े व्यक्ति जब हो जाते हैं कभी, तो उनको ना दूर का वस्तु दिखाई देता है, ना ही नज़दीक का वस्तु दिखाई देता है। इसी दोष को क्या कहते हैं, जारा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष का होने का कारण क्या है बाबू, तो होने का कारण ये है कि नेत्र लेंस की लचक कम हो जाना। क्या बाबू, नेत्र लेंस की लचक कम हो जाना, ठीक ना। जारा दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने के कारण क्या होता है, जारा दृष्टि दोष होता है। इसका निवारण क्या है जारा दृष्टि दोष का, तो बाइफोकल लेंस। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लग रहा था, तो अवतल, और निकट दूर दृष्टि दोष में कौन सा लग रहा था, उत्तल। और जारा दृष्टि दोष में क्या लगाएंगे लेंस, तो बाइफोकल लेंस लगेगा, ठीक ना। याद रखना है, बाइफोकल बोले चाहे बाइफोक्सी बोला जाता है, यानी कि उत्तल अवतल दोनों लेंस रहता है इसमें, चाहे द्विफोक्सी बोला यहाँ पे, बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, तब जाके जारा दृष्टि दोष का जो दोष है क्या होता है कि दूर हो जाता है, ठीक ना। दोनों प्रकार का इसमें लेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अम्बिगुइता किसे कहते हैं, अम्बिगुइता भी एक रोग है, ठीक ना, जो आँख से क्या होता है दिखाई देना कम पड़ जाता है। देखिए, मानव नेत्र का वह दोष जिसके कारण एक वस्तु कई स्थान पर दिखाई देने लगते हैं, यानी कि जब वृद्धि कोई व्यक्ति हो जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि एक वस्तु माने 4 से 5 दिखाई देने लगती है, उसे क्या कहते हैं, अम्बिगुइता कहते हैं, ठीक ना। तो निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था कि निकट का वस्तु दिखाई दे रहा था, दूर का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा था। और दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा था कि दूर का वस्तु दिखाई दे रहा था बट नज़दीक का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद पढ़े जारा दृष्टि दोष। तो जारा दृष्टि दोष में क्या हुआ कि ना नज़दीक का वस्तु दिखाई दे रहा था, ना ही दूर का वस्तु दिखाई देता, मैंने स्पष्ट ना नज़दीक दिखाई देगा ना ही दूर का। तो इस दोष को क्या कहते हैं, जारा दृष्टि दोष कहते हैं। अब नेक्स्ट अभी आया है अबिंदुकता किसे कहते हैं। इसी में क्या हो रहा है बच्चा कि एक वस्तु लमसम 4 से 5 या मतलब कि 1 से अधिक दिखाई दे रहा है, ठीक ना। इसी दोष को क्या कहेंगे, अबिंदुकता कहेंगे दोस्त, ठीक ना। तो इसका डेफिनेशन है मानव नेत्र का वह दोष जिसके कारण एक वस्तु कई स्थान पर दिखाई देने लगे, यानी कि एक वस्तु कई स्थान पर दिखाई देने लगे, उसे अबिंदुकता कहते हैं, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। ओके, इसका निवारण क्या है, ठीक ना। तो अबिंदुकता जो है, इसमें इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का, बेलनाकार, ठीक ना। जारा दृष्टि दोष में क्या हो रहा था, तो बाइफोकल या द्विफोक्सी। इसमें क्या होगा, तो बेलनाकार जो लेंस है इसका उपयोग किया जाएगा। ओके, अब आते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। दिया बाबू निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखें। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, ठीक ना। तो आप लोग थोड़े से ध्यान से पढ़ेगा। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर। तो पहला अंतर ये है, इसमें निकट का वस्तु दिखाई देता है तथा दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। ये आप लोग को उसी टाइम बताए थे, और इसका परिभाषा लिखना भी होगा तो इसमें से लिख सकते हैं, ठीक ना। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखें। तो पहला लिखिएगा कि इसमें निकट का वस्तु दिखाई देता है
तथा दूरदृष्टि में क्या लिखेगा कि इसमें दूर का वस्तु दिखाई देता है तथा निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसमें क्या होगा, इसमें निकट का वस्तु दिखाई देता है तथा दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। ठीक ना, ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर देखिए यहाँ पे, इसमें प्रतिबिंब आगे रेटिना, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, यानी कि रेटिना था यहाँ पर रेटिना था, यहाँ पर नेत्र लेंस था। अब बन जा रहा था कहाँ प्रतिबिंब, पहले ही बन जा रहा था। और इसी में क्या हो रहा था, यहाँ पर रेटिना था, यहाँ पर नेत्र लेंस था। अब बनना चाहिए प्रतिबिंब रेटिना पर, तो बन जाता है प्रतिबिंब पीछे। ठीक ना, इसमें इस दोष में रेटिना के आगे बनता है प्रतिबिंब, इस दोष में रेटिना के पीछे बनता है। यही डिफिनेशन में बता देना आपको। ठीक ना, तो लिखना है कि इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। यही दोनों अंतर है। तीसरा अंतर है, इसमें नेत्र गोलक बढ़ जाता है, इसमें नेत्र गोलक बढ़ जाता है निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि दोष में इसमें नेत्र गोलक घट जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है। ठीक ना, आइए आगे। चौथा है अंतर, इसमें क्या हो रहा है बाबू, निकट दृष्टि दोष का निवारण, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये रहा बाबू आपका पूरा इसका अंतर। यह अंतर आप लोग इसको PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर। ठीक ना, ये बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए बाबू, ये क्वेश्चन दिया नहीं है आपका सिलेबस में, बट आपको पढ़ा दे रहे हैं इसलिए कि नेत्र लेंस से संबंधित है। ठीक ना, लिखा है रतौंधी रोग किसे कहते हैं, रतौंधी। तो जब कोई व्यक्ति को रात होने से थोड़ी देर पहले, यानी कि जब किरण डूबने का टाइम आता है, सांझ जब होता है ना, उससे पहले ही क्या हो, दिखाई देना बंद हो जाती है, उसी रोग को हम कहते हैं रतौंधी। ठीक ना, तो जब कोई व्यक्ति को रात होने से थोड़ी देर पहले ही साफ साफ दिखाई देना बंद हो जाए, उसी दोष को हम रतौंधी कहते हैं। ओके, इसका उपाय क्या है, क्यों होता है रतौंधी, मतलब कोई व्यक्ति को रतौंधी जो हो रहा है तो क्यों होता है, इसका कारण ये है कि यानी कि यह रोग विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए कहाँ से हमको प्राप्ति होगा, यानी कि अगर दूर करना होगा तो किससे दूर होगा, तो गाजर खाइए, शकरकंद खाइए, पालक खाइए, अंडे का सेवन कीजिए। ठीक ना, इस सभी पदार्थ से क्या होता है, विटामिन ए का जो है प्रोटीन मिलता है। ठीक ना, तो रतौंधी अगर होता है तो इससे दूर करने के लिए विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहाँ से मिलेगा, तो गाजर में मिलेगा, शकरकंद में मिलेगा, पालक में मिलेगा, अंडे में मिलेगा। ये सभी पदार्थ खाने से क्या होगा कि रतौंधी खत्म हो जाएगा। ठीक, अब है मोतियाबिंद रोग किसे कहते हैं, मोतियाबिंद किसे कहते हैं। ठीक ना, ध्यान दीजिए, मोतियाबिंद किसे कहते हैं, तो जब वृद्ध व्यक्ति के आँखों पर दूधिया, जब वृद्धि व्यक्ति की आंखों पर दूधिया रंग का परत जम जाता है, जिसके कारण वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे पाते हैं, इसी दोष को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। ये बहुत सरल सा भाषा है, कोई बड़ा हमारी बात नहीं है परिभाषा देना, बस यही याद रखना है। जब वृद्धि व्यक्ति में बूढ़े व्यक्ति के आंखों पर क्या है, दूधिया रंग का एक परत जम जाए, किस रंग का, दूधिया रंग का एक परत जम जाए। ठीक ना, परत जम जाए, जिसके कारण क्या होता है कि वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, इसी दोष को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद का उपाय क्या है, जैसे कि मोतियाबिंद अगर रोग हो जाता है तो इसे दूर किसे करते हैं, तो इसका एक ही उपाय है, इसको नहीं तो हम लेंस से इसका निवारण नहीं होता है। इस रोग का निवारण लेंस से नहीं बल्कि किससे होता है, ऑपरेशन से होता है। अगर चाहते हैं कि आप चश्मा लगा कर इसको दूर कर दें तो ऐसा नहीं होता है। इसको दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा आँख का, तब जाके क्या होगा, मोतियाबिंद का रोग ठीक होगा। ओके, अब आइए बच्चा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोस्ट VVI क्वेश्चन आ गया है। ठीक ना, कि वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक ना, तो देखिए आप लोग थोड़ा एक बार आपको हम समझा रहे हैं बढ़िया से, अगर इसको समझ जाते हैं तो आप सभी क्वेश्चन को समझ जाइएगा। ठीक ना, तो इसको समझने का आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिएगा। ठीक, यहाँ पे वायुमंडल है मान लीजिए। ठीक, इसमें क्या होगा बाबू कि छोटे छोटे कण होंगे, क्या होंगे बाबू, छोटे छोटे कण होंगे। यहाँ पे कौन सा रंग रखे, ये थोड़ा ठीक है। यहाँ पे क्या बाबू, छोटे छोटे
कण होते हैं। वायुमंडल में क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। और ये कण हो गए, और जब सूर्य का प्रकाश आते हैं, क्या आते हैं? सूर्य के प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश से आकर टकराते हैं छोटे छोटे कण से। किससे टकराते हैं? सूर्य का प्रकाश आकर किससे टकराते हैं। और जब टकराते हैं तब परिकिरण होता है। परिकिरण का मतलब एक बिंदु पर जो कण है उस पर टकरा कर विभक्त हो जाते हैं, यानी कि रंग टकरा कर निकलने लगते हैं कण से, ठीक ना। आज जो विभक्त होते हैं तो परिकिरण सबसे अधिक जिस रंग का होता है वो नीला रंग होता है बेटा। क्या होता है? नीला रंग होता है, ठीक ना। यानी कि जो वायुमंडल है, यहाँ पे वायुमंडल में छोटे छोटे क्या है? कण है। इस कणों पर प्रकाश आ रहा है और टकरा का क्या हो रहा है? परिकिरण हो रहा है। क्या रहा है? परिकिरण हो रहा है। परिकिरण से क्या होता है कि रंग की ज़्यादा बिखरता है, ठीक ना। तो इसी से क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है वायुमंडल के, थोड़ा इसको साइज पतला कर लेते हैं। वायुमंडल के कारण होने वाली प्रकाश के अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के कारण होने वाली प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तारे, यहाँ पर नोट लिखा है बाबू, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक ना। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक ना। यहाँ ध्यान दीजिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो हमारे पृथ्वी से बहुत दूर तारे से चलने वाली प्रकाश की किरणें विभिन्न वायुमंडलीय अपवर्तन के बाद हमारे आँखों तक पहुँचता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक हवा होता है बाबू, जिससे कि हवा का लेयर होता है। एक ये हवा हो गया, ठीक। एक और जैसे कि हवा ये हो गया, मान लीजिए एक ये हवा हो गया, ठीक। यहाँ पे एक हवा मान लीजिए, एक ये हवा हो गया, एक इसके भी मान लीजिए आप यहाँ पे। तो देखिए, कोई गर्म हवा होता है, कोई ठंडा होता है, कोई गर्म होता है, कोई ठंडा होता है। तो प्रकाश जब आता है तो इस तरह आता है, 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 इस तरह के निकलते हैं। यानी कि ज़्यादा हवा का होता है, हवा के जो परत है उसमें टकराते 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 निकलता है, ठीक ना। जिसके कारण प्रकाश की विचलन होती है। क्या होती है बाबू? प्रकाश की विचलन होती है, ठीक ना। तो क्या होता है कि जो तारे हैं हमारे पृथ्वी से काफ़ी क्या है? दूर हैं। और पृथ्वी के दूर है तारे, और हमारे पृथ्वी के बीच में क्या है? वायुमंडलीय है। इस वायुमंडलीय के लेयर है हवा का, जो कभी हवा गर्म है और ठंडा है। इसमें क्या होता है? प्रकाश जब चलता है तो उसमें से टकरा कर आता है हमारे आँखों तक, तो क्या होता है कि टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। इसी के कारण तारे क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे कि टिमटिमा रहा है, बल्कि तारा टिमटिमाता नहीं है, बल्कि एक ही लाइट बढ़ता है। बस कभी आँख तरह प्रकाश पहुँचता है तो लगता है कि हाँ मन की चाहे चमक रहा है। जब नहीं प्रकाश आता है तो लगता है कि जैसे कि नहीं चमक रहा है। यानी कि भूख भाग जो हम लोग को स्पष्ट मन पड़ता है कि जैसे कि तारे से क्या हो रहा है? टिमटिमा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ परिभाषा लिखा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक ना। तारे हमारे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। तारे से चलने वाली प्रकाश के किरणें विभिन्न वायुमंडलीय अपवर्तन के बाद हमारे आँख तक क्या होती है? पहुँचता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अभी बताएं कि हवा का लेयर होता है जिससे अपवर्तन होता है, और हमारे आँखों तक क्या होते हैं? पहुँचते हैं, ठीक ना। इसी तरह यहाँ पर भी एक क्रिया होगा जो लिखा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? ये मोस्ट भी क्वेश्चन बाबू, बहुत बार पूछा है, ठीक ना। तो आप लोग इसे थोड़ा कापी पर लिख लीजिएगा, तो जितना क्वेश्चन पढ़ाए हैं सभी को। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो आपको उत्तर देना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे काफ़ी दूर होता है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश, देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे काफ़ी दूर होते हैं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश बहुत से कणों से परिकिरणित होता है, जिसमें इसमें नीले रंग का परिकिरण अधिक होता है,
लेकिन नीला रंग आँखों तक नहीं पहुंच पाता है। नीला रंग का परिकिरण होता है लेकिन नीला रंग हमारी आँखों तक नहीं पहुंच पाता है, अर्थात लाल रंग ही हमारी आँखों तक पहुंचता है। क्यों पहुंचता है लाल रंग हमारी आँखों तक? क्योंकि इसका परिकिरण होता कम है लेकिन जो है ना टूटता नहीं है, मजबूत गाढ़ा होता है लाल रंग, ठीक ना। नीला का परिकिरण जो अधिक होता है लेकिन बिखर जाता है हाली से, ठीक ना। यही बात है, लेकिन टूटता सूर्य लाल रंग का नहीं टूटता है और नीला क्या होता है, टूट जाता है। अर्थात लाल रंग हमारे आँखों तक पहुँचता है, जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। आपको हम तरीके से बता रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर अगर यहाँ पे एक व्यक्ति है, कोई पृथ्वी है, यहाँ पे सूर्य है, बीच में क्या है, दूरी है, बीच में क्या है, दूरी है। और हम यहाँ पे है खड़े, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई है खड़ा, ठीक। यहाँ पे सूर्य भगवान है जो, ठीक ना। यहाँ से प्रकाश जो सीधे चलेगा यहाँ पे, इसमें क्या है कि बीच में लेयर होता है, बीच में क्या होता है, लेयर होता है हवा का। इसमें सूर्य टकराएगा इस तरह टकरा कर निकलेगा। लेकिन इसमें सबसे परिकिरण सबसे अधिक किसका होता है, रंग का, तो नीला रंग का परिकिरण अधिक होता है। लेकिन क्या होता है कि ये आँखों तक नहीं पहुँच पाता है, नीला रंग आँखों तक नहीं पहुँचता है, लेकिन जो लाल रंग होता है वो पहुँच जाता है। क्यों पहुँचता है? क्योंकि उसका परिकिरण कम होता है, टूटता है उसका रंग नहीं है, और नीला का परिकिरण अधिक होता है, वो टूट जाता है, जिसके कारण हम आँखों तक नीला रंग नहीं पहुँचता है और लाल रंग पहुँच जाता है। इसी के कारण हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यानी कि डूबते टाइम और उगते टाइम हमें सूर्य लाल दिखाई पड़ते हैं। ओके, आगे आइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? तो आप जानिए पहली बात की, एक यहाँ पे प्रिज्म होता है, आप लोग हम प्रिज्म बना के दिखा रहे हैं। ये इस तरह नहीं होगा भाई साहब, एक आप हम प्रिज्म बना रहे हैं, रुकिए वेट करें थोड़ा। यहाँ पे एक प्रिज्म इस तरह होता है, ठीक ना। जो प्रिज्म का होता है कि 5 सतहों से घेरा होता है। किस सतहों से? 5 सतहों से घेरा होता है। यहाँ से एक श्वेत प्रकाश जाता है, श्वेत प्रकाश जाता है, ठीक ना। और यहाँ से आकर इस तरह का रंग विभक्त होता है। कितने रंग? 7 रंग विभक्त होते हैं। अभी आगे पढ़ना है, ठीक। इस सभी रंग की एक पट्टी पे यहाँ पे एक यहाँ पर्दे पर क्या किया जाता है, देखा जाता है यहाँ पे। यानी कि एक प्रिज्म से एक प्रकाश आया, इस प्रकाश में 7 रंग होता है। जो भी सूर्य का प्रकाश होता है इसमें कितना रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। लेकिन जब वो प्रिज्म से निकालिएगा तो 7 अलग अलग रंग में हो जाएंगे। 7 क्या हो जाएंगे? अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएंगे। और जो विभक्त होते हैं इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक ना। तो कोई ज़्यादा नहीं है कि जो सूर्य का प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरेंगे तो वो 7 रंग में विभक्त हो जाएंगे। इसी घटना क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेकिन जिस पर प्राप्त होते हैं उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्णपट कहते हैं। स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। आया कि नहीं समझ, ठीक ना। ध्यान दीजिए, अब इसका परिभाषा हम बता रहे हैं आपको कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण स्पेक्ट्रम कैसा बनता है? तो जब सूर्य के श्वेत प्रकाश मतलब जो एक प्रकाश होता है सूर्य के, उसमें कितना रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। हमको 7 दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन कब दिखाई पड़ते हैं? जब प्रिज्म से निकालेंगे ना तो 7 रंग में क्या हो जाएंगे? अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएंगे। उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, चाहे सूर्य वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहीं पर बोलना है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह 7 रंग में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कितना रंग में विभक्त हो रहा है? 7 रंग में। कितना हो? 7 रंग में। एक प्रिज्म से विभक्त हो रहा है ना, तो कितना रंग हो रहा है? 7 रंग में। किससे विभक्त हो रहा है? तो प्रिज्म से, ठीक ना। जिस पर्दे पर 7 रंग दिखती हैं उसे हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक ना। यानी जिस पर्दे पर हम देख रहे हैं 7 रंग को,
यहाँ पे जो एक पर्दा था यहाँ पे, और यहाँ पर एक प्रिज्म था। जो प्रकाश जाके सातों रंग विभक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जिस पर्दे पर प्राप्त हो रहा है इसे हम वर्णपट कहते हैं या स्पेक्ट्रम कहते हैं। आया कि नहीं समझ? आइए यहाँ पे इसमें लिखा है बाबू नोट में, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट वीवीआई है। लिखा है बाबू कि लाल रंग का विचलन मैंने होता है झुकाव, विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी कलर का विचलन सबसे अधिक होता है। यानी कि यहाँ पे जो सबसे ऊपर होता है लाल होता है, सबसे नीचे क्या होता है बैंगनी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये आपको पूरा चित्र दिखाई देगा। यहाँ पे ये है वर्ण विक्षेपण। आप इस फिगर को समझिए पहले, इस फिगर से आप बोल सकते हैं परिभाषा। यहाँ पे लिखा है वाइट लाइट, सुनो, वाइट लाइट मतलब श्वेत प्रकाश। सुनो, ये श्वेत जो प्रकाश है ये 7 रंग से होता है बाबू। कितना रंग से होता है? 7। ये क्या है? एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। प्रिज्म कितना सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। एक कोण कितना होता है? एक प्रिज्म कोण कितना होता है? प्रिज्म कोण 60 डिग्री का होता है। ये मोस्ट वीवीआई है, याद रखना है। जितना बता रहे हैं एक एक बात उसको याद रखना है कि एक प्रिज्म कोण कितना बनता है डिग्री का, तो 60 डिग्री का। प्रिज्म कितना सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। एक ये एक हुआ, एक इधर हुआ 2, एक नीचे हुआ 3, एक उधर हुआ 4, एक सामने हुआ 5। यानी कि एक उधर एक इधर, दोनों साइड होगा कि नहीं होगा? एक इधर होगा एक सामने होगा, तो 2, एक इधर 3, एक 4, एक 5, ठीक ना। तो कितना सतहों से घेरा है? 5। ओके, तो प्रिज्म 5 सतहों से घेरा होता है। तो एक प्रकाश जब जाता है तो कितना रंग विभक्त हो रहा है? 7। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और सबसे ऊपर कौन सा रंग है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर क्या है? लाल है। सबसे ऊपर लाल, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, यानी कि वायलेट यानी कि रेड, ठीक ना, मतलब लाल, नारंगी, पीला, हरा, ब्लू और जामुनी कलर, ऐसे कहते हैं हम बैगनी। तो जब नीचे सबसे नीचे क्या है? बैगनी है, और ऊपर क्या है? लाल है, ठीक ना। तो झुकाव का मतलब कौन सबसे नीचे झुका है? झुकाव विचलन किसका ज़्यादा होता है? तो बैगनी का। झुकाव किसका कम होता है? लाल का। झुका कौन कम है? लाल कम झुका है। सबसे ज़्यादा कौन झुका है? बैगनी झुका है। लेकिन सबसे झुकाव किसका होता है? तो लाल रंग का। सबसे झुकाव किसका होता है? कम होता है, तो बैगनी का। इतना समझ आ गया? तो उसके बाद पूछता है कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसके होते हैं? तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है? तो लाल का। लाल का अधिक होता है। किसका कम होता है? तो बैगनी का। बैगनी कलर का क्या होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और अधिक किसका होता है? लाल का। विचलन सबसे अधिक किसका होता है? तो बैगनी का। सबसे कम किसका है? तो लाल का। यानी झुकाव किसका कम होता है? तो लाल का। अधिक किसका झुकाव होता है? तो बैगनी का। और तरंगदैर्घ्य की जहाँ बात होगा तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा और इसका कम होगा। अब इतना समझ आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है नोट में कि लाल रंग, ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया थी ना। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कितना होता है? तो 620 से लेकर 700 के बीच होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 620 से लेकर 700 के बीच होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब बैगनी का कितना होता है? तो बैगनी सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। कितना होता है? तो 400 से 440 तक, 400 से 440 तक होता है, ठीक ना। और यहाँ पर नोट में लिखा है बाबू कि तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रम में। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तरंगदैर्घ्य को किस में मापा जाता है? तो एंगस्ट्रम में मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना है? तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव है, तीनों के तीनों मोस्ट ऑब्जेक्टिव है, याद रखना बहुत क्या है? जरूरी है। अब आता है बाबू इंद्रधनुष। कितना क्वेश्चन बचा है जी? बस थोड़ा और 10 मिनट का और बचा है। अब है बाबू इंद्रधनुष क्या है, ठीक ना। इंद्रधनुष किसे कहते हैं? यहाँ पे वीआई हम लिख चुके हैं, तो यानी कि ये महत्वपूर्ण है, आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। तो इंद्रधनुष क्या होता है? तो इंद्रधनुष ऐसा होता है कि जैसे कि कभी दिन में बारिश होता है
तो अगर सूर्य यहाँ पर है, यहाँ से प्रकाश उगता है, यहाँ पर बारिश हुआ, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक ना। तो जो व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, आप एक बार और चित्र बना रहे हैं। यहाँ पे एक सूर्य हो गया जो कि यहाँ से प्रकाश निकलेगा, और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा होगा, ठीक ना। यहाँ पर खड़ा हो गया, पीठ इधर है, आँख इसके आगे आगे में है, ठीक ना। और यहाँ पे एक पट्टी इस तरह बनेगा, इस तरह, ठीक ना। तो सूर्य यहाँ पे है, व्यक्ति यहाँ पे है, इसका पीठ क्या है, पीछे है, और मुंह का है, आगे है। व्यक्ति का मुंह का है, आगे है, यानी कि सूर्य के पीछे पीठ खड़ा हो गया है, और सूर्य का अपेक्षा देख रहा है आगे। आगे देखने पर उसके क्या दिखाई दे रहा है, पट्टी, जिसको बिहारी या देहात में बोला जाता है कि बरही बोला जाता है, कि बरही गिरा है बरखा के टाइम, ठीक ना। उसी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो क्या होता है कि जब डिफिनीशन देना है कि वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, यानी सूर्य यहाँ पे आप पीठ करके खड़े होते हैं, तो कभी कभी आकाश में वृत्तकार मतलब गोल नहीं, इसका आधा वृत्तकार उसे बोलते हैं, ठीक ना। वृत्तकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, इसे वृत्तकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं या रेनबो कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक ना। आया कि नहीं समझ। यहाँ पर आप लोग चित्र देख लीजिए रेनबो का, ठीक ना। यही है रेनबो, यानी कि जब यहाँ पर सूर्य होगा, यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा, और यहाँ पर इंद्रधनुष बनेगा। यहाँ पर जो सूर्य भगवान होंगे, और जब बारिश होगा तो सूर्य का अपेक्षा कौन खड़ा हो गया, कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा सूर्य के की ओर पीठ करके, और उस सूर्य का अपेक्षा देखने पर एक वृत्ताकार पट्टी दिखाई देती है, उसे हम क्या करते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। इस तक डिफिनेशन आपको दे देना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं प्यार बच्चों, ठीक ना, कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। अभी हम बताए हैं प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो आपको कुछ ही देर पहले बताएं कि वायुमंडल होता है। यहाँ पे वायुमंडल में छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं। छोटे छोटे क्या कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं बाबू, कण होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पे सूर्य भगवान है, ठीक ना। यहाँ से प्रकाश छोड़े हैं, यहाँ से। इस बात को एक बार समझिएगा तो सब समझिएगा, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। जब सूर्य आ रहा है तो कहाँ टकरा रहा है, ये छोटे छोटे कण से। कहाँ टकरा रहे हैं, छोटे छोटे कण से टकरा रहे हैं। और जब कण से टकरा रहे तो जैसे कि हर कण से टकराएगा तो हर कण से प्रकाश निकलेगा, इस तरह निकलेगा। हर प्रकाश से क्या होगा, हर कण से प्रकाश निकला, यानी कि प्रकीर्णन हो रहा है। यहाँ पे एक है कोई कण, यहाँ से सूर्य का प्रकाश टकरा कर क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक ना। इसी कहते हैं प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कि वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश आएंगे तो उस पर टकराएंगे, टकराने के बाद उस कण से क्या होगा, प्रकाश विभक्त हो जाएंगे, यानी कि बट जाएंगे, टूट कर फैल जाएंगे, ठीक ना। और सबसे ज़्यादा कौन रंग टूटता है, तो नीला टूटता है। नीला रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और किस रंग का प्रकीर्णन कम होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। यानी कहने का मतलब है कि लाल रंग जो है गाढ़ा होता है, ठीक ना। अब आइए इसको क्वेश्चन को हम बताते हैं डिफिनीशन। पूछेगा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश के किरण वायु की उपस्थिति में, यानी कि धूल कण के, वायु के धूल कण या अन्य सूक्ष्म कण से टकरा कर सभी दिशाओं में फैल जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। अभी बताएं कि वायु की उपस्थिति में या वायुमंडलीय में छोटे छोटे कण होते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश टकरा कर सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। इसी क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नोट में लिखा है यहाँ पे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ये बिहार में पूछता है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओके, आगे आइए। यहाँ पर देखा है बाबू कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आप भी आपको बताएं कि जब यहाँ पे क्या होता है कि वायु में छोटे छोटे कण होते हैं। वायु में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जिससे क्या होता है, सूर्य टकराता है, सूर्य का प्रकाश आके
टकराता है और चारों दिशाओं में फैल जाता है। इसे क्या है, प्रकीर्ण। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्ण किसका होता है, नीला रंग का, ठीक ना। लाल रंग का क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इस बात को समझिए, बार बार हम एक ही बात को बता रहे हैं, आप लोग समझिए। इसी समझ ये बात समझ जाएगा तो सब बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। तो प्रकाश का आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो नीला इसलिए दिखाई देता है कि प्रकाश जो प्रकीर्ण होता है तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, नीला रंग का। तो बोलना ये है, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण से टकराकर नीले रंग का प्रकीर्ण अन्य रंग से अधिक होता है। यानी कि छोटे छोटे कणों से टकरा जाता है और नीला रंग जो है अन्य रंग मतलब 6 रंग से अधिक किसका होता है, तो नीला रंग का होता है, ठीक ना। जिसके कारण नीला रंग पूरा वायुमंडल में फैल जाता है। वायुमंडल में पूरा क्या फैल जाता है, नीला रंग फैल जाता है। इसके कारण क्या दिखाई देगा, इसके कारण आकाश नीला रंग दिखाई देता है, ठीक ना। यानी कि वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं और सूर्य प्रकाश आते हैं और उस कण से क्या होते हैं, टकराते हैं और टकराने के बाद ये वायुमंडल में पूरा फैल जाते हैं। फैलने के बाद इसी के कारण क्या होता है कि चारों की ओर नीला ही दिखाई देते हैं आकाश। ओके, आगे चलिए। आगे है बाबू, ये मोस्ट VVI है, पूछा हुआ क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, नीला का अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। सॉरी, आकाश तो नीला दिखाई देता है धरती पर से, यानी कि पृथ्वी पर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, नीला। लेकिन हम आकाश में चंद्रमा पर खड़े हो जाएं और वहाँ से देखा जाएगा आकाश को तो कैसा दिखाई देगा, काला, नीला नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, इसका कारण क्या है, तो जब हम चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश नीला की अपेक्षा काला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगर वायुमंडल नहीं है तो वायुमंडल में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। छोटे छोटे कण से क्या होते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्ण होता है। लेकिन जब वायुमंडल ही नहीं रहेगा तो वहाँ पर छोटे छोटे कण नहीं होगा। जब कण नहीं होगा तो सूर्य का प्रकीर्ण नहीं होगा, ठीक ना। तो इसीलिए चंद्रमा पर क्या है, तो वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं तो वहाँ पर क्या होता है, प्रकीर्ण नहीं होता है। डिफिनेशन यही देना है कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश नीला का अपेक्षा क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण आकाश का प्रकीर्ण नहीं हो पाता है। जब आकाश का प्रकीर्ण नहीं होता तो नीला रंग दिखाई देगा नहीं, और कोई भी रंग वायुमंडल में नहीं फैलता है, जिसके कारण चंद्रमा पर आकाश नीला की जगह पर काला दिखाई देता है। यानी कि वहाँ पर कोई रंग नहीं विभक्त होगा तो कोई रंग नहीं दिखाई देगा। जब कोई रंग नहीं दिखाई देगा तो वहाँ पर काला दिखाएगा, अंधेरा दिखाई देगा, जो कि अंधेरा कैसा दिखाई देता है, काला की तरह, ठीक ना। इसीलिए वहाँ पर काला दिखाई देते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं मेरा। आइए, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, ठीक ना, कि खतरे के निशान, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बिहार बोर्ड में पूछा है बाबू कि खतरे का संकेत लाल रंग क्यों रखा जाता है, ठीक ना। तो खतरे का संकेत इसलिए रखा जाता है कि लाल रंग का प्रकीर्ण क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी कि टूटता नहीं रहे। लाल रंग गाढ़ा होता है और कहीं से भी देखते हैं, दूर से भी देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, लाल रंग का हमेशा दिखाई पड़ जाता है। इसीलिए लाल रंग का रखा जाता है, ठीक ना, खतरे के निशान। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे बाइक है, 4 चक्किया से लगाई बाइक को जो भी है, तो उसका जो बैक का लाइट होता है उसमें लाल बत्ती बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, अगर ब्रेक मारे तो उसको लाल बत्ती दिखाई दे दे पीछे वाले व्यक्ति को, ठीक ना, वो भी एक खतरा का संकेत है। ट्रेन जो है स्टेशन पर है वहाँ पर भी लाल रंग दिखाई देता है, लगाया जाता है। जब ट्रेन आती है तो क्या होता है कि लाल बत्ती बढ़ जाता है। चाहे यहाँ पर जो ट्रैफिक होता है वहाँ पर भी लाल बत्ती बढ़ जाती है। यानी कि दर्शाने का मतलब ये है कि लाल रंग खतरा का निशानी है। क्यों है, तो लाल रंग का प्रकीर्ण कम होता है, जो कि वो फैलता नहीं है, इसीलिए लाल रंग को लगाए जाते हैं। बात समझ गए, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। परिभाषा खुद से अपना बनाइए, ठीक ना। लिखा है बाबू, खतरे का संकेत लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। क्या होता है, लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है और यह वायुमंडल में बहुत कम फैलता है, जिसके कारण यह दूर से भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसीलिए खतरे का संकेत लाल रंग को होता है। आए समझना, तो यानी कि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है, जिसके कारण क्या होता है बाबू,
कि फैलता नहीं है आकाश में, इसीलिए दूर से भी वस्तु को देखने पर क्या होता है, साफ साफ दिखाई पड़ता है। इतना समझ आया कि नहीं आया? चलिए ध्यान दीजिए। ये टिंडल प्रभाव भी बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो ये 10th में भी पूछता है, 12th में भी पूछता है, ठीक ना। इस चैप्टर जो है ना 10th में भी है और 12th क्लास में भी है, दोनों व्यक्ति के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जैसे कि अब 10th में है तो 10th लाइक पढ़िए, 12th में जाएगा तो थोड़ा हल्का सा अलग कर देगा, ठीक ना। ये भी आप लिख सकते हैं 12th में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो किसी कोलाइडी विलयन में, किस विलयन में? कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से, कैसे? निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के परिकिरण को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि टिंडल कोलाइडी विलयन है, यहाँ पे कोलाइडी विलयन है और यहाँ पे निलंबित कण है, निलंबित कण है। और इन कणों से क्या हो रहा है, प्रकाश गुजारा जा रहा है। इसी गुजारा गया प्रकाश को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। आइए अब आगे। लाल रेलवे का सिंगल लाल रंग क्यों होता है? अभी हम आपको बताएं कि लाल रंग का परिकिरण क्या होता है बाबू, सबसे कम होता है, यानी फैलाव क्या होता है, कम होता है, जो कि फैलता नहीं है। इसके कारण अंधेरा में भी, धुआं में भी, कुहासा में भी, जो ठंडी होता है तो कुहा घेरता है ना, तो उसमें भी लाल रंग का परिकिरण नहीं होता है और हमको दिखाई दे देता है, ठीक ना। इसे अब बोलना है कि रेलवे का सिंगल लाल रंग क्यों होता है? लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है और यह रंग वायुमंडल में सबसे कम फैलता है, यानी कि फैलता कम है। और रंग है नीला तो वो काफ़ी ज़्यादा फैलता है और लाल का सबसे कम फैलता है। यही दो रंग का बात हो रहा है, ठीक ना। जिसके कारण लाल रंग को कुहा और धुआं में भी स्पष्ट दिखाई देता है और यह दूर से भी दिखाई पड़ता है, यानी कि नज़दीक से भी और दूर से भी स्पष्ट दिखाई लाल रंग पड़ता है। यही कारण है कि रेलवे का सिंगल लाल रंग दिखाई होता है, लाल रंग का होता है। यानी कि जो ट्रेन है अगर उसमें जो बैठा होता है व्यक्ति दूर से भी हो तो उसको लाल रंग दिखाई दे, खतरा की निशानी बुझ जाए, इसीलिए क्या किया जाता है, लाल रंग को लगाए जाते हैं, ठीक ना बेटा। अब आइए, यहाँ पर लिखा है दृष्टि निर्बंध क्या है? दृष्टि निर्बंध क्या है? दृष्टि निर्बंध का मतलब होता है कि हम कोई वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारे रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनता है, उसके बाद कुछ सेकेंड तक हमारे रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है। जैसे कि अभी आप लोग कभी देखे होंगे कि बिल्डिंग मराते हैं, उसमें प्रकाश आपका आँखों पर पड़ जाते हैं और जैसे आप आँख हटाते हैं तो आपको लगता है जैसे कि बिल्डिंग अभी मरा रहा है, उसका प्रकाश आपके आँखों तक बनता रहता है। यही है दृष्टि निर्बंध। दृष्टि निर्बंध किसे कहते हैं? तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। लेकिन जब वस्तु से हम अपनी नज़रों को हटा देते हैं, यानी कि वस्तु से अपना नज़र हटा देते हैं, यानी हट जाते हैं वहाँ से, फिर भी रेटिना पर 1/16 सेकेंड, कितना सेकेंड, 1/16 सेकेंड हमारे आँखों तक क्या होती है, प्रतिबिंब बना रहती है। इसे ही दृष्टि निर्बंध कहते हैं। आया कि नहीं समझ? तो आप लोग इस तरह डिफिनीशन देना है कि जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। लेकिन जब वस्तु से हम अपनी नज़र को हटाते हैं तो फिर से भी रेटिना पर कितना सेकेंड बनाता है, 1/16 सेकेंड तक प्रतिबिंब बना रहता है। इसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव पूछता है और सब्जेक्टिव में दोनों में पूछता है। इससे आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे बेटा लिखा है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। अच्छा, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इस तरह भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। तो बोलना ये है कि चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि ग्रह तारों के तुलना में पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं। जो ग्रह है तारों का है, तारे पृथ्वी से काफ़ी दूर है, लेकिन जो ग्रह है क्या है, पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। कहने का मतलब कि यहाँ पर तारे हैं, यहाँ पे क्या है, एक मिनट, यहाँ पे बाबू तारे हैं, ठीक। तो यहाँ से जो प्रकाश है यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे समझिए पृथ्वी है, यहाँ पर ग्रह है, यहाँ पे ग्रह है,
ये क्या है, तारे। तो इसका प्रकाश आने में क्या होगा, टाइम लगेगा। इसका थोड़ा बहुत कभी आएगा तो कभी टूटेगा प्रकाश। इसका प्रकाश क्या होगा, नज़दीक है तो इसका जल्द से प्रकाश आ जाएगा, इसका प्रकाश जल्द हमारे आँखों तक पहुँच जाएगा। लेकिन इसका प्रकाश स्टार का जो है तारा है, इसका आँखों तक हमारा नहीं पहुँचेगा, जिसके कारण कभी टूट टूट के प्रकाश आएगा। तो इससे जैसे लगेगा कि टिमटिमा रहा है, लेकिन इसका नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा स्पष्ट हमारा प्रकाश आँखों तक पहुँच जाता है। ठीक ना। यही कारण है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं और चंद्रमा जो तारे हैं टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ओके, तो ये बोलना है परिभाषा में, चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि ग्रह तारे की तुलना में, मैंने तारे की तुलना में, तो तारा से क्या होता है, नज़दीक होता है, पृथ्वी में काफ़ी नज़दीक होते हैं। यह एक विस्तृत पिंड जैसी होती है, इसलिए यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होती। यानी कि जो ग्रह है ना, ग्रह का प्रकाश जो होता है तो पृथ्वी पर आने पर विचलित नहीं होती, सीधे हमारे आँखों तक पहुँच जाती है। यही कारण है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं और तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ कि हमारे आज का क्लास समाप्त हुआ। ठीक ना, द एंड चैप्टर। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा हम अपने पास से लिखें, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। लिखा है कि प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नोट्स कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक ना। ये मेरा कोचिंग का नाम है, सूर्य एजुकेशन पॉइंट। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक, और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम जाकर। ठीक ना, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा वीडियो लगा। ठीक ना, यह फर्स्ट टाइम था जो मैं रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाया हूँ। ठीक ना, तो आप लोग थोड़ा बताइए कमेंट में कि मेरा आवाज़ स्पष्ट जा रहा है कि नहीं, और आपको वीडियो मतलब समझ आ रहा है कि नहीं इस रिकॉर्डिंग की तरफ। ठीक ना, अगर आपको इस तरह सपोर्ट रहा तो ऑब्जेक्टिव भी इसका जल्द लाएंगे। ठीक ना, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए कि इसका मतलब कि कैसा वीडियो बना है। ठीक ना, और आप लोग जाके इसको PDF डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से। ओके, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।